खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। AIMPLB ने वक्फ संशोधन अधिनियम को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। 14 से 25 अप्रैल तक बीजेपी चलाएगी भीमराव अंबेडकर स्वाभिमान अभियान। 8 अप्रैल को भाजपा मुख्यालय में होगी कार्यशाला। गृहमंत्री अमित शाह की भी हो सकती है मौजूदगी। राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, पलायन रोको नौकरी दो। पदयात्रा पर साझा की तस्वीरें। राहुल गांधी ने लिखा, बिहार अब चुप नहीं बैठेगा, न्याय के खिलाफ लड़ेगा। पूर्व सीएम आतिशी की सीएम रेखा गुप्ता से अपील। आतिशी ने फीस वृद्धि के खिलाफ तुरंत कदम उठाने की मांग की। अभिभावकों का स्कूलों पर विरोध प्रदर्शन जारी। भाजपा सरकार पर उठे सवाल। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने शिक्षकों और स्टाफर्स से मुलाकात की। ममता ने भर्ती निरस्तीकरण पर समर्थन देने का किया वादा। देश में अगले 11 दिन भीषण गर्मी का अनुमान। बाड़मेर में 26 साल का रिकॉर्ड टूटा। एमपी में हीट वेव। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अहम खबर कानपुर से है, जहां रामनवमी के एक दिन पहले जुलूस का विवाद मामला लाउड स्पीकर जब्त करने के विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। लाउड स्पीकर से लदी गाड़ी को फजलगंज थाने में बंद किया गया, जिससे नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग इस दौरान सामने आई है, पहले लाउड स्पीकर छोड़े, लाउड स्पीकर छूटने के बाद ही प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और उनकी मांग है कि पहले लाउड स्पीकर को छोड़ा जाए, उसके बाद ही प्रदर्शन खत्म होगा। भाजपा कार्यकर्ता थाने में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। फजलगंज थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता थाने में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। फजलगंज थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध देखने को मिला है। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी के एक दिन पहले जुलूस का यह विवाद मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लाउड स्पीकर जब्त करने के विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। लाउड स्पीकर से लदी गाड़ी को फजलगंज थाने में बंद किया गया था। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में प्रदर्शन किया है। तो इस वक्त की अहम खबर भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग कि पहले लाउड स्पीकर छोड़ा जाए, उसके बाद ही प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। लाउड स्पीकर छूटने के बाद ही प्रदर्शन खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह चेतावनी दी है। भाजपा कार्यकर्ता थाने में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। फजलगंज थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध देखने को मिला है। तो कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लाउड स्पीकर का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाउड स्पीकर जब्त करने के विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर से लदी गाड़ी को फजलगंज थाने में बंद किया गया था। इसके बाद से लगातार नाराजगी जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब थाने का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन करते नजर आए हैं। थाने में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लाउड स्पीकर छूटने के बाद ही प्रदर्शन खत्म करने की बात कह रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता थाने में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। फजलगंज थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी के एक दिन पहले जुलूस का यह विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार
मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लाउड स्पीकर जब्त करने का यह विवाद अब तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने लाउड स्पीकर से लदी गाड़ी को फजलगंज थाने में बंद कर जब्त कर लिया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और नाराजगी देखने को मिली है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। फजलगंज थाने में डेरा डाल चुके बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि पहले लाउड स्पीकर प्रशासन छोड़े, उसके बाद ही प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। फजलगंज थाने में घेराव करते हुए प्रदर्शन किया गया है और अब विरोध प्रदर्शन जो है वो व्यापक तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि पहले लाउड स्पीकर की जो गाड़ी है उसको छोड़ा जाए, उसके बाद ही प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। यहाँ पर हम अपना एक पारंपरिक जुलूस निकलता है जवारे का, हर साल निकलता है। उसकी परमिशन होती है, बाकायदा सब विभागों से परमिशन हो गई थी, LIU से, विद्युत सुरक्षा से, पुलिस से। फिर परमिशन होने के बाद वो जुलूस निकल रहा था। एक ये साउंड जो आप गाड़ी खड़ी देख रहे हो, ये यहाँ से बजते हुए साथ में गई और वापस वहाँ से आ रही थी तो बंद थी साउंड, अपने घर जा रहा था वो। जब घर जा रहा था तो रास्ते में यहाँ फजलगंज पुलिस ने उठा के साउंड को यहाँ खड़ा करा लिया अंदर। हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने पूछा गाड़ी क्यों खड़ी की आपने, तो बोले कि अभी रात में आइएगा, छोड़ दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग छोड़ देंगे। हम कार्यकर्ता रात भर चक्कर लगाता रहा। जब आए लोग तो गाली देके कार्यकर्ताओं को भगाने लगे यहाँ से, ये भाग जाओ तुम्हारी माँ, ये सब तरह की बातें करने लगे। सुबह हम लोग बात करने आए तो यहाँ प्रशासन फिर वही लसड़ की बात कर रहा था, कोई क्लियर बताने को तैयार नहीं था कि करना क्या है इस गाड़ी का। आपने हमारी गाड़ी को बंद कर दिया है, ऐसी कौन सी इसके ऊपर चरस लगी थी जो बिल्कुल इशू बना लिया, इसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो रामनवमी के एक दिन पहले जुलूस का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि डीजे से लदी गाड़ी जो थी वो पुलिस ने जब्त की। फजलगंज थाने में ये गाड़ी बंद कर दी थी। उसके बाद से लगातार हिंदुवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब नाराज होते दिखाई दिए। नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस दौरान आज फजलगंज थाने में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उन्होंने विरोध अपना जताया है और थाने में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और तब तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं जब तक जो डीजे से लदी गाड़ी पुलिस ने जब्त की उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी और हिंदुवादी संगठनों के लोगों का। सारिका गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका, रामनवमी के एक दिन पहले जुलूस का ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस डीजे लदी गाड़ी को पुलिस प्रशासन ने जब्त किया था, फजलगंज थाने में बंद किया था, अब उसको छोड़ने की मांग की जा रही है। थाने में जो है भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से शासन ने आदेश दिया था कि कानपुर या फिर पूरे प्रदेश भर में जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि नवमी के और अष्टमी के दिन जो है रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। उसको देखते हुए यहाँ पर सालों से जो रामलला मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, वहां पर रैली निकाली जाती है और रैली के निकालने से पहले जो नवरात्र के दिनों में ज्वारे निकलते हैं उनको लेकर काफी भव्य जो है तैयारियां कर ली गई थी। लाउड स्पीकर लगाकर ज्वारे जो है वो निकाले जाते हैं, जुलूस निकाला जाता है। बाकायदे लोग उसमें रामनवमी के दौरान जो है नारेबाजी करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद वो निकलते हैं। तो ऐसे में जो है कानपुर प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा जो है जो लाउड स्पीकर लगाए गए थे उनको गाड़ियों में लाद लिया गया था और लाद कर जो है फजलगंज थाने में उनको जो है एकत्रित किया गया। तो उसी का विरोध जो है डेली चल रहा था। लगभग 2 दिन से ये विरोध चल रहा है कि लाउड स्पीकर पहले तो बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया प्रशासन द्वारा और उसके बाद लोगों ने जब आक्रोश व्यक्त किया तो काफी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करी गई। नारेबाजी के बाद भी लोगों ने रैली निकाली। हालांकि जो 9 समितियां मिलकर जुलूस निकालती हैं रामलला का रामनवमी के दिन पर, उसमें से सिर्फ 7 समितियों ने मनाही कर दी थी। उसके बाद 2 समितियों ने इस रैली को निकाला था और आज जब पूरा मामला अच्छी तरीके से ज्वारे निकल चुके हैं, उसके अलावा जो रैलियां हैं वो संपन्न हो चुकी है, लेकिन आज जब बीजेपी कार्यकर्ता
कार्यकर्ता फजलगंज पहुंचे तो वहां पर जो लाउड स्पीकर है उनसे लदी हुई गाड़ियां वहां पर खड़ी थी और उसको सील करने की कार्रवाई करी जा रही थी, जिसके कारण जो है बीजेपी कार्यकर्ता रोषित हो गए हैं, आक्रोश में आ गए और वहीं पर फजलगंज थाने में बैठकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और उनका कहना है कि अगर जो लाउड स्पीकर से लदे हुए ट्रक है और गाड़ियां हैं उनको नहीं छोड़ती है पुलिस, तब तक वो वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और जो है अभी भी लगातार हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता करते जा रहे हैं और बाकायदे जिस तरीके से ये खबर फैल रही है वैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है और प्रशासन से ये गुहार लगाई जा रही है कि जो लाउड स्पीकर से लदा हुआ गाड़ियां हैं उनको छोड़ दी जाए। निश्चित रूप से सारिका, लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री आदेश जारी करते हैं कि प्रदेश में हर जगह रामचरितमानस का पाठ किया जाए, रामोत्सव जो है, राम का जन्मोत्सव है, वो भव्य तरीके से मनाया जाए। दूसरी तरफ कानपुर की जो पुलिस है उसकी हठ धर्मिता साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे क्या कारण बन जाते हैं कि पुलिस सड़कों पर उतरती है, लाउड स्पीकर बंद कराती है? क्या सनातनी अपना त्योहार नहीं मना सकते हैं? क्या वो जुलूस नहीं निकाल सकते हैं? क्या वो लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से कानपुर में जो डीजीपी आरती सिंह है उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू करी थी कि लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे, लाउड स्पीकर को जो है एकत्रित कर दिया जाएगा और उनको बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। उनसे जब पूछताछ करी गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। तो इसका हवाला देते हुए उन्होंने जितने भी लाउड स्पीकर थे उनको जब्त कर लिया था। आज जब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ज्वारे का जुलूस निकाला है, रैलियां निकाली हैं और उसके बाद जब लाउड स्पीकर को छोड़ने की बातचीत आई तो फिर बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर आक्रोशित हो गए, क्योंकि लाउड स्पीकर तो नहीं बजाया उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से लाउड स्पीकरों को एकत्रित करके उनके ऊपर सील की कार्रवाई करी जा रही है उसके विरोध में वो इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक कि लाउड स्पीकर नहीं छोड़े जाएंगे तब तक वो हनुमान चालीसा का शांतिपूर्ण तरीके से पाठ करते रहेंगे और कहीं ना कहीं वो अपना विरोध जरूर दर्ज कर रहे हैं। हाल ही में बता दें कि अभी इस महीने में, अप्रैल के महीने में कानपुर शहर में मोहन भागवत का आना भी है और प्रधानमंत्री का भी आना है और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन काफी चौकन्ना है। लेकिन इस तरीके का अगर रवैया पुलिस प्रशासन अपना रही है तो फिर कहीं ना कहीं जो गलत मैसेज है वो निश्चित रूप से ये गलत मैसेज है, निश्चित रूप से ये गलत मैसेज है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो अपनी जिम्मेदारी है वो बखूबी नहीं निभा रहा। सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भाजपा कार्यकर्ता फजलगंज थाने में बैठे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उस डीजे से लदी गाड़ी को पुलिस छोड़ती नहीं है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। प्रयागराज से अगली अहम खबर, जहां दरगाह पर लहराया गया भगवा, हुई नाराबाजी। आपको बता दें नारेबाजी का यह दौर शुरू हुआ। गाजी मियां की दरगाह पर नारेबाजी की गई है, भगवा इस दौरान लहराया गया है। रामनवमी जुलूस में शामिल हुए कुछ युवकों की यह कारस्तानी देखने को मिली है। भगवा सहित दरगाह की दीवार पर, आपको बता दें दरगाह की दीवार पर भी युवक चढ़े हैं और इस दौरान भगवा झंडा लहराया गया है। मजार को हिंदू धर्मगुरु की समाधि बताया गया है। गंगा पार सिकंदरा में गाजी मियां की दरगाह है, जहां पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं युवकों ने मजार हटाने की मांग उठाई और मजार के ऊपर चढ़कर भगवा ध्वज लहराया है। तो गंगा पार सिकंदरा में गाजी मियां की दरगाह है, युवकों ने मजार हटाने की मांग उठाई है। ये प्रयागराज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरगाह पर लहराया गया भगवा, नारेबाजी भी हुई है। और इस बीच सीधे आपको राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां हैंडबॉल क्लस्टर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। 30 राज्यों की, भारत के अलग-अलग हिस्से से 23 राज्यों की टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल, इसके साथ ही 6 अर्धसैनिक बलों की टीमें, कुल मिलाकर 29 टीमों की ये प्रतियोगिता, हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता, जिसका शुभारंभ यहाँ हो रहा है। शीघ्र ही ये टीम्स लाइन फॉर्मेशन में मंच की ओर आएंगी, मैदान में लाइन होंगी। टीम में उत्साह भरता स्टेट बैंड, जिसकी धुन पर कदम से कदम मिलाकर सुंदर
सुंदर मैच का प्रदर्शन किया अलग अलग राज्यों और अर्धसैनिक बलों की टीम से। लगभग 1300 खिलाड़ी महिला पुरुष मिलाकर इस प्रतियोगिता में भागीदारी कर रहे हैं। थ्रीज के फॉर्मेशन में टीमें मैदान की ओर आती हुई सभी के हाथ में अपने अपने राज्य का कार्ड खेल भावना का सुंदर प्रदर्शन, एक रोचक नजारा आपके सामने। भारतीय एकता का, अलग अलग राज्यों का, अर्धसैनिक बलों का सुंदर सामंजस्य आज की प्रतियोगिता में। सुंदर जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब इस प्रतियोगिता के मशाल धारक ग्राउंड में प्रवेश करेंगे महिला आरक्षी बरखा सोनकर। मशाल की परंपरा ओलंपिक गेम से शुरू हुई ग्रीस से, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए हमारे ये टॉर्च बेयरर हाथ में मशाल लेकर दौड़ चाल से चलते हुए आते हुए तालियों से स्वागत करें महिला आरक्षी बरखा सोनकर का। FIBA एशिया विमेन कप 2017 बेंगलुरु इंडिया की गोल्ड मेडल विजेता है बरखा सोनकर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मशाल सौंपते हुए एक बार और जोरदार तालियां मशाल हैंडबॉल के खिलाड़ी विक्रांत सिंह, आरक्षी विक्रांत सिंह को दी जा रही है। एशियन सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप के विजेता दोहा कतर 2020 के मशाल लेकर आगे बढ़ते हुए तालियों से स्वागत करें मशाल का। जहां जहां से मशाल गुजर रही है स्पोर्ट्स स्पिरिट को अब ये मशाल हैंडओवर करते हुए कुशल सिंह बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, 72वें नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के गोल्ड मेडल विजेता है। तालियों से स्वागत करें कर्तन ध्वनि से स्पोर्ट्स की मशाल को लेकर दौड़ते हुए खेल प्रतियोगिता का प्रदर्शन करते हुए। इसके बाद आरक्षी हर्ष डागर बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। तालियों से स्वागत करें दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग। जरा इस अद्भुत नजारे में अपनी तालियों से आप भी अपनी सहभागिता कर सकते हैं। जरा झूम के एक बार तालियां बजाइए और महसूस कीजिए कि इतनी दिव्य भव्य ये प्रतियोगिता आपके समक्ष हो रही है। अग्निमीड़े पुरोहितम, अग्निदेव को हमेशा बहुत ही पूजनीय और तेज का प्रतीक माना गया। सामने दिव्य ज्योति का प्रज्वलन हो गया है। एक बार जोरदार तालियां। तेज का, ऊर्जा का, नेतृत्व का, अद्भुत क्षमता का प्रतीक है हमारे ये अग्निदेव। और अगले 5 दिवस तक ये प्रतियोगिता इन्हीं के साक्षी मान करके सभी खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे। मैं श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से सादर अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रतियोगिता के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा करने के लिए निवेदन करने की कृपा करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से
प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। मैं प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2025 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। और ये ट्राई कवर तिरंगे के ये गुब्बारे माननीय मुख्य अतिथि जी अपने हाथ से कर कमलों से इन्हें आकाश में छोड़ेंगे और ये इस बात के प्रतीक होंगे कि सभी खिलाड़ी कितना ऊंचा आकाश छू सकते हैं। जरा तालियां बजाते हुए, आनंद लेते हुए, बहुत ही शानदार ढंग से ये गुब्बारे उड़े हैं और ये खिलाड़ियों के लिए एक सुअवसर प्रदान कर रहे हैं कि हमको और ऊंचा आकाश छूना है और ऊंचे हमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है। माननीय मुख्य अतिथि जी के कर कमलों में ये दिव्य प्रकाश और जरा तालियां बजा दीजिए। पुलिस कलर के ये गुब्बारे आसमान छूते हुए हम सबको प्रेरणा देते हुए कि किस तरीके से हमको अपने क्षेत्र में आसमान छूना है, ऐसा सुंदर नजारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से देखने को मिला। और अब बारी है खिलाड़ियों द्वारा शुचितापूर्ण प्रतिभाग करने के शपथ ग्रहण की। हम शपथ लेते हैं कि हम प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2024-25 में निष्पक्षता तथा खेल के नियमों का सम्मान करते हुए सच्ची खेल भावना से देश के सम्मान और खेल की महिमा को बढ़ाने की इच्छा से प्रतिभाग करेंगे। बहुत ही शानदार ढंग से शुचितापूर्ण प्रतिभागिता के लिए सभी खिलाड़ियों ने शपथ ग्रहण की और अब जिस अवसर की हम सभी को प्रतीक्षा है, सादर अनुरोध करना चाहते हैं परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी पुलिस जनों को, खिलाड़ियों को कृतार्थ करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि जी। अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल बास्केटबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2025 के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी
श्री संजय निषाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, एडीजी पीएसी श्री सुजीत पांडे जी, आईजी पीएसी श्री प्रतींदर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के केंद्रीय बलों और राज्यों के पुलिस बलों से जुड़े हुए हैंडबॉल, बास्केटबॉल क्लस्टर से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि आज से अगले 4 दिन तक ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी में होने जा रहा है, जिसमें देश भर के केंद्रीय बलों और राज्यों की पुलिस बलों से जुड़ी हुई 75 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 1341 खिलाड़ी इस आयोजन में प्रतिभाग कर रहे हैं और जिनमें 336 महिला खिलाड़ी भी इस आयोजन का हिस्सेदार बनने जा रही हैं। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रतिभागी टीमों का उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि खेल और खेलकूद की गतिविधियां प्राचीन काल से ही भारत के जीवन का हिस्सा रही है और इसीलिए भारतीय मनीषा ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं उसकी पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। यानी अगर आप सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ भारत चाहिए और स्वस्थ भारत के लिए खेलकूद की इन गतिविधियों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, या फिर देश के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से देश के अंदर प्रत्येक जनपद में खोले गए साई के सेंटर इस बात के उदाहरण हैं। आज इन सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके देश के अंदर ऑल इंडिया पुलिस टूर्नामेंट के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, प्रथम ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे 75 टीमें, जिसमें केंद्रीय बलों, देश के अंदर पुलिस बलों के जवान हैंडबॉल, बास्केटबॉल की अलग अलग टीमों के माध्यम से
इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बन रही हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को उत्तर प्रदेश आगमन पर और बास्केटबॉल के इस क्लस्टर के साथ जुड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह अपने आप में एक खेल का महाकुंभ जैसा है। पहली बार किसी प्रतियोगिता में 75 से अधिक टीमें और 1341 खिलाड़ी एक साथ प्रतिभाग कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण अवसर होते हैं जब इस प्रकार की स्थिति आती होगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आज हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि प्रदेश की राजधानी में देश भर से, पूर्वोत्तर के सुदूर मणिपुर से लेकर के केरल और तमिलनाडु की टीमें, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की, तेलंगाना की टीमें, वेस्ट बंगाल की, ये सभी इस आयोजन का हिस्सेदार बनकर के इस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को भी साकार इस प्रतियोगिता के माध्यम से कर रही है। हमें खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आज देश ने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है और आज उसी का परिणाम है कि खेलकूद भी व्यक्ति के जीवन को सजाने और संवारने का एक माध्यम बन रहा है। हमने स्वयं उत्तर प्रदेश के अंदर एक खेल नीति लागू की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले 5 वर्ष के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने के लिए 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदार बने मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। हमने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके लिए व्यवस्था देकर के 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग पदों में भर्ती करने का काम किए हैं। इससे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज के अलग अलग तबकों में भी एक नया प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है और अलग अलग खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल के कीमतों में वृद्धि हुई है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। तो पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। गांव में पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डीजल और पेट्रोल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। अब इससे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होगी। और एक बार फिर से आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां प्रथम पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सेंटर, 20 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 16 छात्रावास भवन, 8 शूटिंग रेंज, 14 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 4 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और 2 जूडो हॉल, 12 वेट लिफ्टिंग हॉल, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल और 19 डॉर्मेट्री आदि खेल कूद की गतिविधियों के लिए हमने अवस्थापना सुविधाओं का विकास इस रूप में प्रदेश में किया है। 18 जनपदों में खेल विभाग द्वारा संचालित 44 स्पोर्ट्स हॉस्टल में 16 खेलों के लिए 740 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में, लखनऊ में
और इटावा में पहले से ही संचालित हैं, जिनमें खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कुशल प्रशिक्षकों की भी तैनाती हम लोगों ने की है। प्रदेश के अंदर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रोटर्फ लगाया गया है, तब फ्लड लाइट की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। स्पोर्ट्स कॉलेजेस और स्पोर्ट्स हॉस्टल्स के खिलाड़ियों को हम लोगों ने उनकी जो डाइट थी प्रतिदिन की, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। स्पोर्ट्स हॉस्टल में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1,50,000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर हम लोगों ने उन्हें वहां पर नियुक्त भी किया है। प्रदेश के अंदर वाराणसी में भी प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाराणसी के सिंगरा में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में अभी हाल ही में 287 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नया इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग, स्कूनर सहित 20 से अधिक इंडोर खेलों की सुविधाएं वहां पर प्रदान की गई हैं। और उत्तर प्रदेश में मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य भी वर्तमान में युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहला सत्र इसी वर्ष से इसका प्रारंभ होने जा रहा है। आज हम भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद में एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 20,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के पूर्व खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार उन्हें प्रदान करती है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष वर्ग में, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला वर्ग में भी प्रदान किया जाता है। इन खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार में लक्ष्मण जी की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की भी एक व्यवस्था की है, जिसमें ओलंपिक में एकल गेम में अगर प्रदेश का खिलाड़ी है तो स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार की व्यवस्था राज्य सरकार अपने स्तर पर उन खिलाड़ियों को प्रदान करती है। ओलंपिक गेम टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार राज्य सरकार प्रदान करती है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए का पुरस्कार, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा उन सभी खिलाड़ियों के लिए करती है जो मेडल प्राप्त करते हैं और प्रदेश से प्रतिभाग करते हैं। आज प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि प्रदेश का कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में प्रतिभाग करता है तो 10
लाख रुपए प्रतिभाग करने के लिए प्रदेश सरकार उन्हें प्रदान करती है। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग के लिए 5-5 लाख रुपए प्रदेश सरकार की द्वारा उन्हें प्रदान किए जाते हैं। और प्रदेश के अंदर जो मैंने पहले भी कहा कि हमने तमाम ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से हम लोग पुलिस बल में और अन्य तमाम विभागों में सीधी भर्ती के बल पर सीधी नियुक्ति उन्हें प्रदान करने का कार्य करते हैं। जिसमें हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय को हम लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक के पद पर, क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री दीप्ति शर्मा को, एथलेटिक्स खिलाड़ी सुश्री पारुल चौधरी को, शूटिंग खिलाड़ी अखिल श्योराण को और कबड्डी खिलाड़ी श्री अर्जुन देसवाल को हम लोगों ने सीधे पुलिस यानी डिप्टी एसपी का पद उन्हें देकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। जूडो खिलाड़ी विजय कुमार यादव, कुश्ती खिलाड़ी सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार, कैनो स्प्रिट खिलाड़ी श्री अर्जुन सिंह को यात्रीकर अधिकारी के रूप में और एथलेटिक खिलाड़ी सुश्री प्राची और रोइंग खिलाड़ी श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण और प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्रदान किया है। हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल एक नए तेज के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर पुलिस लाइन में पुलिस बल के लिए अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधा, हर थाने में भी उनके लिए अत्याधुनिक बैरक रहने के लिए बनाए गए हैं। आज आप अधिकतर जनपदों में जाएंगे तो सबसे हाई राइज बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की अवस्थापना सुविधाओं की होगी। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम उससे कार्य लेना चाहते हैं तो उतनी ही सुविधाएं भी हमें देनी पड़ेंगी। और अब तक हम लोग 2,10,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल में सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने प्रदेश में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती और प्रोन्नति के नियमों को भी बहुत आसान किया है। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल अपने कार्यक्रमों को लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। अभी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीएसी वाहिनियों के अनुशासित वातावरण में रहकर वहां से उत्तम खिलाड़ी आगे बढ़ सके, इसके लिए 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में एस्ट्रोटर्फ सिंथेटिक एथलेटिक ग्राउंड का पुनर्निर्माण कराया गया है। पीएसी लखनऊ में 150 खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स हॉस्टल का भी निर्माण कराया गया है। 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड का निर्माण कराया गया है। बाराबंकी में ही 150 खिलाड़ियों हेतु स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी गाजियाबाद में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी कराया गया है। और 47वीं वाहिनी गाजियाबाद में कबड्डी ग्राउंड और टीन सेट का भी निर्माण वहां पर उनकी सुविधा के लिए कराया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को खिलाड़ियों के खेल विकास हेतु 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है और इस पर कार्य वर्तमान में चल रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के इन सभी कार्यक्रमों का असर, जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बढ़ी हैं, स्पोर्ट्स कोटे से विशेष भर्ती और वहां पर उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया है, उसका असर आज उसकी कार्य पद्धति के माध्यम से भी देखने को मिलता है। यह एक बास्केटबॉल हैंडबॉल क्लस्टर का एक मिनी कुंभ यहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ 2025 के दर्शन किए थे। और उत्तर प्रदेश पुलिस बल के व्यवहार और कार्यकुशलता की सराहना हर उस व्यक्ति ने जो महाकुंभ में आया था, 66 करोड़ से अधिक उन श्रद्धालुओं ने
उत्तर प्रदेश पुलिस बल की कार्यकुशलता की सराहना मुक्त कंठ से की है। इस अवसर पर आप सभी महाकुंभ की इस धरा पर लखनऊ में पधारे हैं। मैं आप सबका ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 के शुभारंभ के अवसर पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति और इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे लखनऊ में हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता जो आयोजित हो रही है। विभिन्न राज्यों से पुलिसकर्मी जो यहाँ पहुंचे हैं उस प्रतियोगिता में, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री का संबोधन आप सुन रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बाराबंकी से अहम खबर है, जहां तालाब में उतरा था मिला है बच्चे का शव। लापता होने के दूसरे दिन बरामद हुआ है शव। रहस्यमय ढंग से लापता हुआ था 12 वर्षीय हर्षित का शव। अपनी ननिहाल में आया था ये लापता बालक। शव बरामद होते ही परिजनों में कोहरा मच गया। आपको बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घर से तालाब में कूड़ा फेंकने गया था हर्षित, इस दौरान वो गायब हुआ था। रायबरेली के कुकहा रामपुर निवासी था मृतक। यहां ननिहाल रणजीत सिंह के घर आया हुआ था मृतक। रहस्यमय ढंग से लापता हुआ था 12 वर्षीय मृतक। अपनी ननिहाल आया था 12 वर्षीय बालक हर्षित। शव बरामद होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो घर से तालाब में कूड़ा फेंकने गया था किशोर हर्षित। अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां अवैध पटाखों के धमाकों से झोपड़ी के परखच से उड़े हैं। गांव के बाहर बनी झोपड़ी में बन रहे थे पटाखे। तेज धमाके से झोपड़ी में ब्लास्ट हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। राहत बचाव कार्य जारी है। ब्लास्ट से गांव में दहशत का माहौल बन गया। वहीं पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के जोखंडी गांव की यह घटना है। पटाखा बनाते वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। सलमान नाम के शख्स का पैर टूटा है। ब्लास्ट की आवाज कई किलोमीटर तक गूंजी है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के जोखंडी गांव की यह घटना है। और अगली अहम खबर कानपुर देहात से है, जहां ग्राम समाज व खलिहान की जमीन पर कब्जा। दबंग जमीन पर अवैध रूप से कर रहे हैं कब्जा। प्रधान प्रतिनिधि ग्रामीणों के मुताबिक दबंग लगातार परेशान कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जमीन खोदकर तालाब में तब्दील किया। पूर्व में तत्कालीन लेखपाल द्वारा कराई गई थी पैमाइश। पहले मेढ़ डालकर दबंग से छुड़वाया जा चुका है कब्जा। दोबारा से अवैध कब्जा करने पर केस दर्ज कर एक्शन की बात कही गई। तहसील सिकंदरा क्षेत्र के आलमपुर प्रीतमपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो पूर्व में तत्कालीन लेखपाल द्वारा इसकी पैमाइश कराई गई थी। पहले मेढ़ डालकर दबंग से छुड़वाया गया था कब्जा। और अगली अहम खबर मथुरा से है, जहां आपको बता दें नरी सेमरी मंदिर में मारपीट का वीडियो सामने आया है। श्रद्धालुओं के साथ मंदिर कमेटी के लोगों ने मारपीट की है। आगरा निवासी गोपाल को पुलिस कर्मियों ने बचाया है। आपको बता दें, लठ पूजा के दौरान मंदिर में जाते समय श्रद्धालुओं से मारपीट की गई है। रविवार का दिन बताया जा रहा है, रविवार का ये वीडियो बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं से मारपीट की जा रही है। छाता इलाके में स्थित है नरी सेमरी देवी का ये मंदिर, जहां पर श्रद्धालुओं से मारपीट की गई है। लठ पूजा के दौरान मंदिर में जाते समय श्रद्धालुओं से मारपीट की गई है।
और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सीएमएस स्कूल कानपुर रोड में आयोजित किए गए विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस अवसर पर उन्होंने महोत्सव का पोस्टर भी अनावरण किया। आपको बता दें, फिल्म अभिनेता देव जोशी, अभिनेत्री अनाहिता भूषण और मिस यूनिवर्स यूपी तान्या शर्मा ने भी समारोह में भाग लिया है। महोत्सव में 3,500 से अधिक छात्र, अभिभावक और शिक्षक मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास के लिए फिल्म एक सशक्त माध्यम है। सीएमएस के प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने बताया कि यह भारत का पहला स्कूल है जो बच्चों के लिए चारित्रिक गुणों से भरपूर फिल्में निःशुल्क प्रदर्शित करता है। सीएमएस की संस्थापिका डॉक्टर भारती गांधी ने सभी को अच्छे शिक्षा आधारित बाल फिल्में देखने के लिए प्रेरित किया। के लिए सीएमएस की स्थापना की थी। हम आज कह सकते हैं कि यहाँ पर 102 देशों से अधिक की 400 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 300 से अधिक विद्यालयों के बच्चे यहाँ आए हैं। हम सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से और शिक्षकों से कहते हैं कि बच्चों के अंदर मानसिक और आध्यात्मिक के मानसिक और अपने शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों से सीधे जुड़ना चाहिए और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बच्चों के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। सिटी मॉन्स्टर स्कूल द्वारा जो है वो 7 दिवसीय बच्चों का फिल्म का फेस्टिवल है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव 2025 ये 14 साल से चल रहा है। ये 14वां साल है। हर साल ये आयोजित किया जाता है और कोविड के 2 सालों में नहीं किया गया। और इसमें जो है वो इस बार 2344 फिल्म की एंट्रीज आई हैं, जिसमें से 398 करीब 400 फिल्म को यहाँ पर स्क्रीन किया जाएगा 7 दिन के अंतराल में। और इसमें एक इंटरनेशनल और नेशनल जूरी है 5 जनों की, जो फिल्म क्रिटिक्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी जूरी है 5 सदस्यों की, और एक चाइल्ड जूरी है जो 3 बच्चों की है। तो ये है इसकी रूपरेखा। इसमें हर दिन जो है वो फिल्म जगत के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी आ रहे हैं, 4-5 हर दिन। और इस बार हमारे बड़ा सौभाग्य है कि ब्रजेश पाठक जी इसके शुरुआत इसके इनॉग्रेशन में आए थे और 13 तारीख को जब इसका समापन होगा तो हमारी वहाँ गवर्नर मैडम भी आएंगी। अब अगली खबर की बात करेंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि सपा सांसद रामजी लाल सुमन या किसी अन्य सपा के नेता के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए सीधे सीएम खुद जिम्मेदार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम ने अपनी ओर से ऐसे संगठनों को आशीर्वाद दिया है जो समय समय पर लोगों का अपमान करते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सीएम ने एक छिपी हुई भूमिगत सेना तैयार की है जो लोगों के साथ हिंसा और अपमान की घटनाओं को अंजाम देती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर रामजी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन, करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां जनपद के हसनगंज में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश कुमार रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को टैबलेट वितरित किए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक ब्रजेश रावत के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य
मनीष कुमार सेठ ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ने आपको बता दें प्रशिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कुल 162 बच्चों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वह अपनी शिक्षा में सुधार कर सकेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। पंजाबी बाग में चल रही श्री राम कथा के कार्यक्रम में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान की पुस्तक एकल एक क्रांति का विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक और भारत लोक शिक्षा परिषद के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल ने स्वयं इस पुस्तक का विमोचन किया और समाज में इसके सकारात्मक संदेश के प्रसार की बात कही। इस मौके पर नाजिया इलाही खान ने मुस्लिम समाज के खिलाफ तीखे शब्दों का प्रयोग किया और आपको बता दें हिंदू समाज की सराहना की, जिससे कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। लक्ष्मी नारायण गोयल ने कहा कि यह पुस्तक समाज के लिए प्रेरणादायक है और लोगों को इससे जरूर पढ़ना चाहिए। मैं देश के सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी प्रथाओं पे वापस आ जाएं, अपनी सभ्यता पे वापस आ जाएं। इसलिए मैंने 2 गाने का उल्लेख भी किया। मैंने वहाँ पर 2 गाना भी गाया। इसलिए गाया कि किस तरीके से बॉलीवुड के द्वारा हिंदू समाज को आघात पहुंचाया गया है, देवी देवताओं को आघात पहुंचाया गया है। आज हमारे घर की हिंदू बच्चियां जो हैं वो जैसे ही शनिवार आता है उनको पब याद आ जाता है, लेकिन मंदिर नहीं याद आता। लेकिन उसी का आप अदर हैंड देखिएगा कि मुसलमान और भी ज़्यादा कट्टरपंथी होता चला जा रहा है। आज मुसलमान की बेटियां हिजाब के लिए शिक्षा छोड़ दे रही हैं, अपना एग्जाम छोड़ दे रही हैं कि उनको हिजाब पहनना है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने हिंदू प्रथाओं को जो खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा है, उसको डिकोड करने का वक्त आ चुका है। वही डिकोड मैं कर रही हूँ। ये बुक के अंदर पिछला 33 वर्ष का इतिहास है, जो एकल ने वनवासी क्षेत्रों में, ग्राम क्षेत्र में, जो बिना जाति पाति भेदभाव धर्म पंथ सबको छोड़ करके बच्चों को शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, संस्कार, हेल्थ एजुकेशन व स्किल डेवलपमेंट का काम करता है। ये सब इस बुक के अंदर है और ये बुक लोगों को एक पॉजिटिविटी से कैसे काम किया जा सकता है बजाय नेगेटिविटी के। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।